उनका भी बहिष्कार हुआ। बाद में मेरे पिताजी स्वर्गीय गोविंद चौधरी दरभंगा राज में 1933 से 1937 तक सर्किल मैनेजर रहे, पहले पंडूल में, फिर काढ़ागोला पूर्णिया में, अब बाद में उन्होंने इस्तीफा देकर त्याग पत्र देकर वकालत की शुरुआत की, लेकिन संपर्क उनका बना रहा। एक जमाना था जब दरभंगा राज की कृपा से अखिल भारतीय स्तर के खेल कूद की प्रतियोगिताएं हुआ करती थी और पढ़ाई लिखाई के सम्मेलन हुआ करते थे। इंडोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस, अंतिम ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस, इंडोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस 1950 के दशक तक हुआ है, जिसकी मेजबानी, जिसका सारा खर्च दरभंगा राज ने दिया है और जिसके संयोजक स्वयं स्वनामधन्य डॉक्टर अमरनाथ झा थे। वैसी धरती पर, वैसे अवसर पर मुझे भी कहा गया है, यह सोचकर ही मैं संकोच से डूबा जा रहा हूं। लेकिन यदि भाग्य हो तो आदमी कुछ भी हो जाता है। मैं भी अपने को बड़ा भाग्यशाली अनुभव करता हूं कि राम भगवान के सेतु में जैसे गिलहरी ने कुछ पत्थर डाले थे, तो उसी तरह से एक पत्थर मैं भी डालने की पूरे समाज की ओर से प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले मैं साधुवाद देता हूं प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का कि तीर्थ यात्रा में ही सही सभी लोग सफल नहीं हो पाते। आप अपने दृढ़ निश्चय से सफल हुए, यहाँ आए और आपने यहाँ अपने संचित ज्ञान का लाभ समाज को दिया। मैक्स मुलर की जीवनी लिखते हुए मैक्स मुलर स्वयं को मोक्ष मुलर भट्ट कहते थे। मैक्स मुलर की जीवनी लिखते हुए नीरज चौधरी ने मैक्स मुलर के ही मुंह से उनके ही शब्दों में एक प्रश्न पूछा है, विद्वान की क्या आवश्यकता है समाज में? क्या विद्वान एक कार की तरह है, सामने कुछ कारें खड़ी हैं कि रहे तो शोभा बढ़ती है, सुविधा होती है, या विद्वान का कोई और विद्वान का होना किसी और आवश्यकता की पूर्ति करता है? तो मैक्स मुलर स्वयं उत्तर देते हैं, और ये मैक्स मुलर उत्तर तब देते हैं जब स्वयं वो 80 की आयु पार कर चुके थे और काफी कष्ट झेला था उन्होंने। आप लोगों में जिनकी रुचि रही है यूरोप में संस्कृत साहित्य के अध्ययन में, वह जानते होंगे कि मैक्स मुलर ने कितने कष्ट झेले थे। सामंत परिवार में गरीब पैदा होना एक अलग चीज है, और धनी परिवार में गरीब पैदा होना अत्यंत ही कष्टकारक होता है, क्योंकि वहां पर एक छद्म धारण करना पड़ता है कि मेरे पास कुछ है। आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भी नहीं दे सकते। इतने कष्ट सहते हुए 80 वर्ष की आयु में अपने कुछ संतानों को खोकर मैक्स मुलर ने इस प्रश्न का उत्तर लिखा था कि विद्वान वास्तव में एक ही काम करता है, वह संचित ज्ञान को नया अर्थ देता है। आज हम लोगों ने जो सुना प्रोफेसर त्रिपाठी से, वह जैसा उन्होंने कहा भी है कि वह आधुनिक भारत में जो नए ग्रंथ आए हैं, वो संचित ज्ञान परंपरा को कैसे नया आयाम और कैसे नया अर्थ देते हैं, इसका उन्होंने बहुत ही सरल, मुझ जैसे व्यक्ति का जिसने संस्कृत का कोई गंभीर अध्ययन कभी नहीं किया है, उसकी भी समझ में आने लायक भाषा में उदाहरणों के साथ, उदाहरणों के साथ आपने कहा। आपका तो मैं धन्यवाद करने जैसी भी नहीं। मिथिला में विद्वानों का हमेशा स्वागत रहा है। शंकर के आने के पहले भी, शंकर के आने के बाद भी, अंग्रेजों के आने पर, पुर्तगालियों के आने पर, फारसी विद्वानों के भी आने पर हमेशा स्वागत रहा है। लेकिन सबसे अधिक खुशी की बात है, ये मैंने पूछा था एक यूरोप के बड़े प्रोफेसर को कि अंग्रेजी अफ्रीका में भी रही, अंग्रेजी साउथ अमेरिका में भी रही, अर्जेंटीना, ब्राजील, वेनेजुएला, इधर अफ्रीका में केन्या, आप इजिप्ट से लेकर चले जाइए दक्षिण अफ्रीका तक, उनके परिचय को अंग्रेजी ने समाप्त कर दिया। भारत में ऐसा क्या था? तो उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर दिया, जैसा मुझे लगता है। मैं इस योग्यता को तो अभी तक नहीं पहुंचा हूं कि यह कह पाऊं कि उन्होंने सही उत्तर दिया या गलत, लेकिन मुझे उनका उत्तर समीचीन लगा। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कि विदेशी शास्त्रों का भी अध्ययन होता रहा है। कई हिंदू ऐसे हुए हैं, पंडित ऐसे हुए हैं जिन्होंने फारसी में भी
उत्तम ग्रंथों की रचना की। यही एक ऐसा देश है जहाँ पर विदेशी भी आए और संस्कृत एवं स्थानीय साहित्य में भी, स्थानीय भाषा में भी उत्तम साहित्य की रचना की। लोग कहते हैं कि अल बरूनी का जो अल किताब अल हिंद है वह किसी भी भाषा में किसी भी विदेशी के द्वारा लिखी हुई भारत पर सर्वोत्तम किताब है। स्वयं औरंगजेब की चर्चा अभी हुई है। औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने सारे उपनिषदों का संग्रह एक जगह लिख दिया, समुद्र संगमम। कहते हैं कि उससे अच्छा उपनिषद पर कोई टीका नहीं है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि भारत ने, संपूर्ण भारत ने ही और मिथिलांचल में विशेषतः अपना परिचय इसमें खोया नहीं। बुद्ध और बौद्ध परंपरा पूरे भारत में चली, मिथिलांचल में भी आई। 2-4 जगहों पर बौद्ध मंदिर के अवशेष मिलते हैं, मिथिलांचल में भी मिलते हैं। लेकिन मिथिलांचल का जो मूल प्रश्न था शास्त्रों में, वह शायद बरकरार रहा। मैं थोड़ा सा आपकी अनुमति से ऑटोबायोग्राफिकल होना चाहूँगा, आपको कथा के तौर पर कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने दुर्भाग्यवश संस्कृत की ऐसी जमाने में स्कूल में आए जब यह एक गलत मान्यता थी कि अंग्रेजी पढ़ने से नौकरी जल्दी मिल जाती है। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है, संस्कृत पढ़ने से ज़्यादा अच्छी नौकरी और ज़्यादा जल्दी मिलती है। लेकिन अब जीवन को रिवाइंड करके तो जिया नहीं जा सकता है। मैं जब आगे की पढ़ाई के लिए दरभंगा से बाहर हैदराबाद गया तो वहाँ केंद्रीय भाषा एवं अंग्रेजी संस्थान में संस्कृत की भी पढ़ाई होती थी। जो पीएचडी करते थे उनको एक अनिवार्य कोर्स करना पड़ता था संस्कृत का, जिसमें पाणिनि की पढ़ाई होती थी। वो पढ़ाते थे, उत्तराखंड के एक पंडित थे और रशियन के प्रोफेसर थे, पंडित जयप्रकाश डिमरी। जयप्रकाश डिमरी बड़ा ही प्यार से, बड़ा ही हंसते हुए पढ़ाते थे पाणिनि। और जब उन्होंने पाणिनि पढ़ाया तो हमें समझ में आया, और चॉम्स्की कहते भी हैं। अभी प्रोफेसर त्रिपाठी ने ससुअर की चर्चा की थी, लांग और परोल की चर्चा की। स्वयं चॉम्स्की कहते हैं कि उन्होंने ससुअर से भी लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा वह मानते हैं कि व्याकरण लिखने बनाने का जो ढांचा पाणिनि ने दिया, वह पहले न तो किसी ने दिया था ना बाद में किसी ने दिया है। अब व्याकरण का उद्देश्य क्या है, जैसा वे लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता संस्कृत में कैसे कहते हैं, लेकिन जैसा पाश्चात्य विद्वान कहते हैं वह है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो भी विचार आता है वो ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड बाहर है, एक ब्रह्मांड यहाँ है। उस सारे ब्रह्मांडों को अगर आप सारे ब्रह्मांड को हार्डवेयर मान लें तो उसका सॉफ्टवेयर, उसकी संचालन प्रणाली भाषा है। और वह भाषा कैसे काम करती है, इसे समझने की प्रक्रिया ही व्याकरण है। अब वो भाषा काम कैसे करती है, कैसे छोटा बच्चा क्लिष्ट वाक्य सीख लेता है, कैसे छोटा बच्चा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीख लेता है, वैसे शब्द बोलता है जो उसने कभी सुने ही नहीं। यह प्रश्न जब गौतम बुद्ध से पूछा गया, और इस प्रश्न का उल्लेख वाक्य पदियम में भी हुआ है, लेकिन उत्तर नहीं है कि हम वैसी बात कैसे बोल देते हैं जो हमने सुनी नहीं। उसको हास्य के स्तर पर कहें तो मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो मिथ्या बोल सकता है। मिथ्या के 3 प्रकार हैं, बढ़ाकर बोलना, घटाकर बोलना, जो नहीं हुआ है उसे बोलना। तो मनुष्य एकमात्र प्राणी है। अब मिथ्या नहीं बोलता तो साहित्य नहीं होती, क्योंकि मेघ ने कभी बातचीत नहीं की किसी भी से कि जाओ मेरी पत्नी को बोलो कि उसके बिना मैं मर रहा हूं। यह कल्पना है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जिसने अनुभव नहीं किया है उसका भी वर्णन कर सकता है, जो नहीं देखा है उसे भी बता सकता है। तो मनुष्य के मन में यह शक्ति कहां से आई, और इसलिए भाषा कौन सीखता है, कौन सिखा देता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरी एक स्टूडेंट ने कहा कि माँ से जब दूध जल जाता है तो माँ कहती है अरे दूध तो जल गया। और मुझसे जब कुछ ऐसा होता है तो माँ गुस्सा हो जाती है, तुमने तो दूध गिरा दिया, ससुराल जाओगी तब समझोगी क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इंग्लिश में हम सिखाते भी हैं, अंग्रेजी में, मैथिली में, हिंदी में बैठकर कौन सिखाता है। तो आज आपको हम सकर्मक, अकर्मक, वाच्य, वाक्य, इस तरह की चीजें सिखाएंगे। मनुष्य की मस्तिष्क में इस तरह की शक्ति कहां से आए, यह प्रश्न जब उठता है
तो वाक्यपदीयम में इसका उत्तर नहीं है। वैसे भी वाक्यपदीयम पाणिनि के कम से कम जो मान्यता है उससे 1100 वर्षों के बाद आए हैं। पाणिनि ने इसे बड़ा सीधे शब्दों में कह दिया कि हम सारी बात तो स्वयं नहीं समझते हैं। मनुष्य कैसे भाषा सीख लेता है, कहाँ से शुरू करता है। आज मानते हैं कि मनुष्य माँ के उदर से ही सीखना शुरू कर देता है। जब से फीटस 6 हफ्ते का हो जाता है उसके बाद उसके मस्तिष्क का विकास शुरू हो जाता है। और जिन लोगों ने हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में काफ़ी इसमें रिसर्च हुआ है, आपकी रुचि है तो आप रेफरेंस दे सकता हूँ मैं, आप देख सकते हैं, तो वो सीखना शुरू कर लेते हैं। और पैदा होने वाला बच्चा जो उसने पेट में संगीत सुना होता है उसे पहचानता भी है। काफ़ी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, प्रयोग से उत्पन्न किए गए आंकड़े भी काफ़ी उपस्थित है इसकी पुष्टि करने में कि मनुष्य भाषा अपनी माँ के पेट से ही सीखना, क्योंकि मस्तिष्क है तो इंटेलिजेंस है, वो आने लगता है। तो पूरी दुनिया के अगर ब्रह्मांड एक है, एनाटॉमी एक है, फिजियोलॉजी एक है, ब्लड का स्ट्रक्चर, रक्त की बनावट एक है, तो क्या ऐसा नहीं संभव है कि हम व्याकरण भी एक रखें? एक ऐसा व्याकरण हो जिससे हम कोरियन भी सीख सकें, स्वाहिली भी सीख सकें, संस्कृत, मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी भी सीख सकें। अंग्रेजी का व्याकरण वैसे भी विश्व के सरलतम व्याकरणों में है, उसे कठिन बना देते हैं अंग्रेजी के शिक्षक मेरी तरफ। वापस आते हैं तो यह समझने की जो चेष्टा है वो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, ये साधारण महत्वाकांक्षा नहीं है। इस तक शायद अभी हम नहीं पहुंचे हैं, हो सकता है किसी दिन पहुंच जाए। लेकिन जो मॉडल है पाणिनि वाला वो इसका सर्वमान्य मार्ग है। कैसे, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। विश्व की किसी भी भाषा में, मैं सारी भाषाएं तो नहीं जानता हूँ, मैं तो 2 ही 3 जानता हूँ, आप लोग अधिक जानते होंगे। विश्व की सभी भाषाओं में जो अक्षर बनते हैं, सिलेबल बनते हैं, वो 2 ही प्रकार के हैं। वो ह्रस्व हैं, वो गुरु हैं और लघु हैं। स्वर 2 प्रकार के, ह्रस्व हैं और दीर्घ हैं। लेकिन अगर लघु में भी व्यंजन का संयोग हो जाए तो वो गुरु हो जाएगा। तो पाणिनि एक जगह पर कहते हैं संयोगे गुरु, कि अगर इस वॉवेल के साथ कॉन्सोनेंट आ जाए तो ये सिलेबल हेवी हो जाएगा या भारी हो जाएगा। और फिर दूसरा जाए पंक्ति जोड़ते हैं। उस जमाने में हमें यह ध्यान देने की बात है कि लिखने की परंपरा नहीं थी, किताबें कागज नहीं बना था और लिपि का भी विकास सही ढंग से नहीं हुआ था। आप अशोक के लेखों को देखेंगे तो कई जगह पर कई तरह के लेख हैं। लिखने की टेक्नोलॉजी मात्र 2500 वर्ष पुरानी है और पाणिनि उससे कम से कम, पाणिनि को अब आज की तारीख में 3000 से ज्यादा वर्ष हो गए। तो लिखने की परंपरा नहीं थी, तो इसलिए बोलने की थी। अब बोलने में इस तरह से बोलो कि शिष्य को याद हो जाए। आज के गुरुओं की तरह नहीं कि ऐसा बोलो कि आप ही समझो, आप ही आनंद लो और बच्चा आपका फेल करता रहे। फेल करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो पाणिनि उसको बहुत ही संक्षेप में कहते हैं कि संयोगे गुरु और फिर दीर्घंश। जो लॉन्ग वॉवेल है, जो दीर्घ वॉवेल है, वह स्वयं हेवी है, उसको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा श्लोक 3 पंक्ति में जो कह देते हैं, ह्रस्व लघु संयोगे गुरु दीर्घंश, यह दुनिया की किसी भी भाषा में लागू कर सकते हैं। दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसका हेवी सिलेबल और लाइट सिलेबल इसकी परिभाषा में नहीं आता हो। लेकिन इतना समझने वाला आज स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, फिजिक्स की चर्चा की प्रोफेसर त्रिपाठी सर ने, वास्तव में आज आप आवाज की, ध्वनि की चित्र देख सकते हैं। आप भी देखते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मोबाइल फोन पर जब आप बोलकर टाइप कराते हैं तो उसके अकूस्टिक वेव्स बनते रहते हैं। वो वेव्स के 3 पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ उसका स्थान नहीं है चर्चा करने की, लेकिन आप उसका चित्र निकाल सकते हैं। हर कंप्यूटर, हर लैपटॉप पे वो बाय डिफॉल्ट होता है। हम नहीं लेते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, या हमारी सीमाएं हैं। लेकिन आज वो बहुत मुश्किल काम नहीं रहा। जो इतना कर सकते हैं यंत्र से, जो सबमरीन जो पानी में डूबकर 2000 फीट नीचे चलता है, 3000 फीट नीचे चलता है, वह सबमरीन धरती की गहराई को जिस तरह से नाप लेता है ध्वनियों से, उन ध्वनियों को समझने वाले एक ध्वनि को
एक क बना है तो वहां से पिछले जीव के पिछले हिस्से से और कौन कौन ध्वनि हैं, होंठ से निकलने वाले कितने ध्वनि हैं, मूर्धा से निकलने वाले कितने ध्वनि हैं, उनको एक जगह करके अब भिन्न खंडों में, कॉन्टेक्स्ट में उनका रूप क्या होगा, इनको एक जगह करने वाले लोगों ने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी साधन के, मतलब एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट के, सिर्फ मनन चिंतन से अपने डेटा को देखते हुए इतनी बारीकी से एक ध्वनि का 16 टुकड़ों में अध्ययन किया, लेकिन वह भी यह नहीं कर पाए कि हमारे पास भाषा कहाँ से आती है। तो पाणिनि जैसे लोगों ने कहा ये महेश जाने, और उस सूत्र का नाम ही दे दिया माहेश्वर सूत्र। तो वाक्यपदीयम जैसे जो ग्रंथ हैं वह सचमुच ही सराहनीय हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया है समझने का। लेकिन मुझे यह मानने में संकोच होता है कि वह एक कदम भी जहाँ पाणिनि जा चुके थे उससे एक कदम भी आगे गए। हाँ, यह प्रयास अच्छा था समझने का। वापस आते हैं, तुलना की बात नहीं है कि कौन बड़े थे कौन छोटे थे। हमारे लिए तो माउंट एवरेस्ट भी बड़ा है और कंचनजंगा भी बड़ा है। हमारे लिए तो, हम लोगों के लिए सभी लोग बड़े हैं। वापस आते हैं, प्रोफेसर त्रिपाठी की विद्वता की चर्चा करने के शायद मैं योग्य भी नहीं हूँ, इस जन्म में शायद मैं हो ही नहीं पाऊंगा। आपने इस छोटे से 40-50 मिनट के भाषण के दौरान आदि ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर तर्कबागीस तक के ग्रंथ की चर्चा रचना की। उसमें एक प्रकरण और ध्यान देने के योग्य है। हम में से कई लोगों को यह के मन में यह बैठा हुआ है कि अंग्रेज या यूरोपियन यहाँ आए तो हमारे संचित साहित्य को उन्होंने नष्ट कर दिया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं हो सकता है गलत कह रहा हूँ, और अगर गलत कह रहा हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने एक बाहरी व्यक्ति को इसमें बुलाकर अपराध किया है तो शायद कुछ पाप आपको भी हो जाएगा। बाहरी इस अर्थ में कि मैंने संस्कृत का कोई गंभीर अध्ययन नहीं किया है। मैं तो अंग्रेजी और भारत में या इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा साहित्य के इतिहास और उसका भाषा और उसके साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। तो मुझे यह देखने का अवसर मिला है कि यहाँ पर जो अंग्रेज आए उनको दो श्रेणी में बांट सकते थे। कुछ अंग्रेज ऐसे आए जो मात्र अर्थ उपार्जन के लिए आए थे और चीजों से उनका जरा भी या बहुत कम संपर्क था, लेकिन ऐसे लोग भी आए भारत में। अभी अल-बरूनी की चर्चा मैंने की है, दारा शिकोह की चर्चा की है। ऐसे अंग्रेज भी आए जिन्होंने भारत की जो बौद्धिक संपदा थी उसकी सराहना की, उसको देखा। इतना ही नहीं, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, उसको लिपिबद्ध किया, उसको छपाने की कोशिश की। मुझे यह, आप अगर मैं गलत कर रहा हूं तो कृपया मुझे शुद्ध करें, ठीक से बताएं कि मोनियर विलियम्स के पहले क्या संस्कृत की कोई वैसी डिक्शनरी थी जैसी मोनियर विलियम्स ने बनाई? वैलेंटाइन के पहले क्या संस्कृत कॉलेज का कोई ऐसा प्रिंसिपल था जिसने इस तरह की चीजों की ओर ध्यान आकर्षित किया ताकि विद्यासागर जैसे लोग उत्पन्न हुए? और जब रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी तो उसे बनाने वाला एक अंग्रेज जज था, जिस अंग्रेज जज को ब्राह्मणों ने संस्कृत सिखाने से मना कर दिया, कहा कि नहीं, संस्कृत देव विद्या है, यह म्लेच्छों को नहीं सिखाई जा सकती है। फिर उन्होंने एक वैद्य जो कि ब्राह्मण थे नहीं थे उनसे सीखा, कायस्थ, उनसे सीखा। तो आज जितनी भी संस्कृत हमारे पास बची हुई है, और उन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, पहले बनारस में, फिर कलकत्ता में, फिर मुजफ्फरपुर में और जगहों में सपोर्ट किया। मैं मुजफ्फरपुर में पढ़े हुए विद्यार्थी हूँ। मुझे यह मानना चाहिए कि अंग्रेजों का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे संस्कृत साहित्य की वाङ्मय पर भी है। तो वापस आते हैं, मैं बार बार निकल के वापस आ रहा हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि साहित्य में सीमाएं नहीं होती हैं। आप तो इंटरनेट बता रहा है कि भौगोलिक सीमाएं भी मात्र काल्पनिक हैं। पाकिस्तान के टेलीविजन प्रोग्राम को आराम से यहाँ देखते हैं और यहाँ के एक्टर एक्ट्रेसेस वहाँ देखते हैं, और आपको यह सुनकर खुशी और दुख दोनों होगा कि उर्दू की किताबें पाकिस्तान में जो छपती हैं वो नहीं बिक पाती हैं, तब उसका देवनागरी में तर्जुमा करते हैं
और भारत में बेचते हैं, तो उससे कुछ पैसे बन रहे हैं। उर्दू सीखने वालों की संख्या लिपि में काफ़ी कम हो गई है। इसमें भारत सरकार का कोई दोष नहीं है, दोष है इंटरनेट का। तो जिस तरह से साहित्य में जैसे सीमा नहीं होती है, भौगोलिक सीमा होती है, उसी तरह से साहित्य में भी यह मानना कि हम अंग्रेज थे, हम भारतीय थे, यह मेरी राय में बहुत ही समीचीन नहीं प्रतीत होता है। तो करना क्या है? जहाँ से मैंने शुरू किया था वही मैं समाप्त करता हूँ कि महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह जैसे लोगों ने, और भारत में और भी ऐसी जगह हैं, बड़ौदा है, अभी श्रीमान ने पूना की चर्चा की, भंडारकर इंस्टीट्यूट की चर्चा की, मैसूर है, मद्रास में भी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी अच्छा कलेक्शन है। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी संस्कृत का विभाग है और काफ़ी फलता फूलता विभाग है, और वहाँ भी अच्छा संग्रह है। मुझे सौभाग्य रहा है, मैं वहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूँ अभी हाल तक, और मुझे वो पुस्तकालय मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी को मैं देश के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालयों में एक मानता हूँ, क्योंकि जो भी किताबें वहाँ रखी हुई हैं बड़ी कायदे से रखी हुई हैं। आप जब चाहें उन्हें जाकर देख सकते हैं। वो दिन में 20 घंटा वो पुस्तकालय खुला रहता है, 8 बजे सुबह से 4 या 5 बजे सुबह तक। घड़ी की चाल में चल के देख लीजिए, वो खुला रहता है। तो इस तरह की जो सीमाएं हैं वो हटें, और बने क्या? अब पुस्तकों का अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। पुस्तक का आगमन, पुस्तक रूप में ज्ञान का आगमन मनुष्य के लंबे इतिहास में एक छोटी सी घटना है। वो अंग्रेजी में एक उपन्यासकार हार्डी हुए हैं, उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस इज बट ए ब्रीफ इंटरल्यूड इन द ट्रेजेडी ऑफ मैनकाइंड। तो बहुत एक छोटा सा आलोक है, छोटी सी घटना है मनुष्य का। अगर अंग्रेजों की भी मान लें तो रामायण महाभारत को अब 5000 वर्ष से ज्यादा हो गए, हमारी माने तो हजारों हजार वर्ष पुराने हो गए। उसमें 2-2.5 वर्ष का इतिहास, कागज लिपि बने हुए 3000 वर्ष हुआ है, और कागज बने हुए 2.5, पुस्तकाकार 2, और छपाई का इतिहास भारत में 400 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं है, वास्तव में 200 वर्ष पुराना है, जब अंग्रेजों ने श्रीरामपुर में प्रेस लगाया। किताबें चली जाएंगी, उस पर शोक करने की भी बात नहीं है। और विद्वानों ने संस्कृत में कहा है, जो जाता है उसे जाने दो, गतम न मानिए। जो चला गया उसके लिए क्या शोक है, जो आ रहा है उसका स्वागत करें। अब अगर ये किताबें, और स्वयं दरभंगा में इतनी किताबें हैं, मैंने कुछ आज से 10-15 वर्ष पहले एक प्रोजेक्ट किया, भारत में विदेशी भाषाओं का इतिहास। मेरे पास ग्रांट था, मैं लंदन में भी मैंने कुछ दिन काम किया, लेकिन मैं चूंकि दरभंगा का रहने वाला हूँ, पिंडानुज का, तो मुझे लगा कि अगर यहाँ पर कुछ होता तो अच्छा होता। गांव में रहते मजा आता, माँ पिताजी के साथ माँ के आश्रम में, माँ की रसोई में खाना खाता, और दिन में आके यहाँ पढ़ लेता। कितना पढ़ पाया ये तो अलग बात है, लेकिन जो संग्रह मैंने देखा, उसके बाद मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं हुई। और वह पुस्तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुई, उसका हिंदी अनुवाद राजकमल ने किया। मुझे कितने पैसे मिले मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पैसे मिलते हैं चेतन भगत वाली किताब लिखने से। इन किताबों से पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। IIT में मेरे जो डायरेक्टर थे वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि सीरीज इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी होना चाहिए, तमिल भी होना चाहिए, तो राजकमल ने किया, और उसका प्रभाव मेरे पेंशन पर भी पड़ा। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे आर्थिक लाभ नहीं हुआ, आर्थिक लाभ भी हुआ, लेकिन ये पुस्तकें क्या यहीं सिमट के रह जाएं? ये पुस्तकें क्या यहीं समाप्त हो जाएं? और यहाँ 1-2 नहीं, अभी भी जितनी बची हुई है बहुत सारी नष्ट हो गई, और यह राष्ट्रीय स्तर पर एक समस्या है। मैं प्रोफेसर त्रिपाठी को सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक आपकी पहुंच है, आप कृपया वहां तक हमारा संवाद पहुंचाएं। इन सारी किताबों को अगर डिजिटाइज कर दिया जाए तो दुनिया में किसी को भी ये किताबें उपलब्ध हो जाएंगी, इन किताबों की भी रक्षा हो जाएगी, और उसमें संचित ज्ञान सबों को उपलब्ध हो जाएंगे। अभी कुछ वर्षों पहले मैंने देखा कि ग्रियर्सन ने जो सर्वे किया था, उसमें हर भाषा को बोलने का भी नमूना उन्होंने संग्रह किया था, सैम्पलिंग की थी, मैथिली की भी सैम्पलिंग की थी। और उस जमाने में HMD कंपनी, हिज मास्टर्स वॉइस कंपनी, नई कंपनी बनी थी, उसको प्रेरित किया
कि आप रिकॉर्ड बनाइए और मैं बोलने वाला देता हूं, इसकी भाषा को आप रिकॉर्ड कीजिए। वो रिकॉर्डेड हुई, वो भाषाएं रिकॉर्डेड हुई, वो सारे रिकॉर्ड्स लेकिन खो गए। वो दरभंगा वाले जानते हैं कि बहुमूल्य ग्रंथों की चोरी आए दिन कैसे होती रहती है, और जो चोर ले जाते हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता है। कहता है उनको जिनका इस चोरी में जरा भी हाथ नहीं था। यह तो एक इतनी दुखद बात है जिसकी चर्चा गंभीर रूप से होनी चाहिए कि हमारे ग्रंथ चोरी होकर कहाँ चले जाते हैं। क्यों इंग्लैंड अमेरिका के ग्रंथ इंग्लैंड अमेरिका को वापस हो जाते हैं, हमारे ग्रंथ क्यों नहीं आते हैं? मैंने टाइम्स लंदन में लिख कर पूछा है कि इंग्लैंड यह चोरी कब बंद करेगा, अमेरिका यह चोरी कब बंद करेगा, लेकिन न तो भारत सरकार सुनती है न वे लोग सुनते हैं। हमारे बहुमूल्य ग्रंथ इस तरह से चोरी जाते रहते हैं। अब पिटाई, जेल, कारागार, बदनामी, परिवार के लोग भी कहते हैं वैसे ही थोड़े ना जेल दिया होगा, इन्होंने कुछ तो किया है। कुछ इन्होंने इतना ही किया था कि उसको बैंक के लॉकर में नहीं रखा था, जो इनके अधिकार में नहीं था। तो इन सारी चीजों से रक्षा हो जाएगी अगर हम इन किताबों को डिजिटाइज करने की ओर प्रयास करते हैं। मैंने बहुत समय ले लिया। कल्याणी फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रही है, भगवान करे आप करते रहें। और डिजिटाइजेशन की ओर एक ही किताब हो, एक महीने में एक किताब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय तो अनंत है, कल हो सकता है कोई एक महीने में 1000 किताब कर दे। आप शुरू तो करें, आप उस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें, वॉलंटियर ढूंढें। यहाँ इतने कुलपति, पूर्व कुलपति बैठे हुए हैं, कॉलेज के अध्यापक बैठे हुए हैं, उनके विद्यार्थियां हैं। जो भी विद्यार्थी एक दिन भी इस पुस्तकालय में बैठेंगे वो इतना लाभान्वित होंगे कि सारे जीवन उसको याद रखेंगे। लेकिन कहीं से तो हमें उद्यम करना है, इनिशिएटिव होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि कल्याणी फाउंडेशन इस इनिशिएटिव का एक प्रणेता होगा और यहाँ से हम भारत में सभी जगह जो इस तरह की पुस्तकें बर्बाद हो रही है, मैंने ये सिर्फ यही नहीं, मैं ट्रावनकोर महाराजा की लाइब्रेरी में पुस्तकों पर पानी गिरते हुए आसमान से देखा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो वाइस रॉय का पैलेस हुआ करता था, वहाँ अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी चलती है। वहाँ पर भी मैंने देखा जितने भी अच्छे ग्रंथ हैं उनको पीछे कबाड़ खाने में डाल दिया है और बरसात में वहाँ पानी छूता रहता है, कोई बचाने वाला नहीं है। और आज जो अभिनंदन ग्रंथ आते हैं आज के सत्ताधारियों के, उनके ग्रंथ सुरक्षित बाहर में रखे हैं कि कोई एक आदमी बदल देगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक कोई गांधी जी आएगा, एक कोई श्री कृष्ण भगवान आएगा, एक कोई राम भगवान आएगा जो रावण को चैलेंज करेगा। मैं आशा करता हूँ वह चैलेंज कल्याणी फाउंडेशन शुरू करेगी। एक बार मैं फिर अब सभी लोगों का कल्याणी फाउंडेशन की ओर से धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी ओर से भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझ जैसे अधूरा व्यक्ति को भी अवसर दिया। नमस्कार। आभारी सर, बहुत आभार सर अपने एलिए और एते बढ़िया से सबटा गप कहलिए। हम अपने के आश्वस्त करे छिए जे मैथिली में हम बोल रहे हैं बात, हम आश्वस्त करे छिए कि हम जरूर एक बार कोशिश करबे कि फिर फाउंडेशन ओहि तरह काज के शुरू करे और ओहि प्रयास में लगे और अपने संग लोग अगर मार्गदर्शक हेतै तो ऐसे बेटर बात की हो सके, बात की हो सके। अब मैं हमारे मेंबर बोर्ड